जय हिंद स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। मैं हूं आपका एजुकेटर कमलाक्ष झा। आप देख रहे हैं द हिंदू न्यूज़पेपर की न्यूज़ और एडिटोरियल एनालिसिस के लेक्चर को। और ये लेक्चर आपकी सिविल सर्विसेज की जर्नी के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस लेक्चर का फ़ायदा आपको कैसे उठाना है तो ध्यान से सुन लो। देखो, सबसे पहले तो डिस्क्रिप्शन पर देख लो, आप पूरे टॉपिक्स हमने दिए हुए हैं कि आज के लेक्चर में कौन से टॉपिक्स हम कवर करेंगे। दूसरी चीज़, आपको ईयरफोन लगाकर एक शांत जगह पर बैठना है और ध्यान से पूरे लेक्चर को सुनना है, क्योंकि एक पॉडकास्ट लेक्चर है और साथ ही साथ पेन और पेपर लेकर रफ में चीजें लिखते चलना है। और रफ में लिखना है। क्यों रफ में लिखना है? क्योंकि लेक्चर में ही मैं आपको शॉर्ट नोट्स दे दूंगा और वो शॉर्ट नोट्स आपके एग्जामिनेशन के लिए हेल्पफुल होंगे। तो बिना समय वेस्ट किए फटाफट लाइक का बटन हिट कर लो, नए आए हो चैनल को सब्सक्राइब करो और इस लेक्चर को शेयर जरूर करना। गाइस, हम डिस्कस करने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है राइट्स ऑफ पर्सन्स विथ डिसेबिलिटीज का। ये टॉपिक जीएस पेपर 2 के लिए, सोशल जस्टिस सेक्शन के लिए और ऐसे के लिए, यानी कि पेपर 1 पेपर 2 सबके लिए जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट, काफ़ी रेलिवेंट होने वाला है। क्या आपको पता है कि 2011 सेंसस के मुताबिक भारत की 2.21% पॉपुलेशन डिसेबल्ड है, लेकिन वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का एस्टिमेशन है कि ये नंबर 16% के करीब हो सकता है। तो ये गैप क्यों? यानी कि एक तरफ 2.21% बताया जा रहा है और डब्ल्यूएचओ बोल रहा है कि नहीं भाई 16% है। तो इसका रीजन है अवेयरनेस और डेटा कलेक्शन का लिमिटेशन। 2007 में इंडिया ने यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन राइट्स ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी को रेक्टिफाई किया और 2016 में राइट्स ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट बनाया गया, जो 1995 के पुराने कानून को रिप्लेस करता है। इस कानून के अंडर डिसेबिलिटी के टाइप्स को 7 से बढ़ाकर 21 कैटेगरी तक एक्सपेंड किया गया। मतलब इंक्लूसिविटी का एक इंपॉर्टेंट स्टेप लिया गया, ज्यादा से ज्यादा लोगों को शामिल करने के लिए जो पर्सन विद डिसेबिलिटी मतलब यानी किसी प्रकार की डिसेबिलिटी से पीड़ित है। अब सवाल उठता है कि इंप्लीमेंटेशन कैसे होता है। इसके लिए राइट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट 2016 ये कहता है कि एक स्टेट कमिश्नर जो है वो अपॉइंट किया जाए, यानी कि कानून के तहत बोला गया कि एक स्टेट कमिश्नर को अपॉइंट करना है। और आपको बता दें कि ये जो स्टेट कमिश्नर्स होते हैं इनके पास क्वाजी जुडिशियल पावर्स होती हैं। मतलब वो सुओ मोटो एक्शंस ले सकते हैं, यानी कि अपने खुद से एक्शंस ले सकते हैं अगर किसी पर्सन विद डिसेबिलिटी के राइट्स का उल्लंघन हो रहा है तो। और डिसेबिलिटी राइट्स का इंप्लीमेंटेशन मॉनिटर करना ये इनका काम है कि जितने भी अधिकार हैं डिसेबिलिटीज के, दिव्यांगजन लोगों के, हैंडीकैप लोगों के, वो अधिकार उनको मिले, इस चीज को सुनिश्चित करना, मॉनिटर करना। और किसी के साथ भी अगर भेदभाव हो रहा है, किसी भी प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है तो उसके खिलाफ भी एक्शंस लेना, राइट, कि जिसने किया है। और वेलफेयर स्कीम्स की एक्सेसिबिलिटी को इंश्योर करना कि पर्सन विद डिसेबिलिटीज जो है उनके पास प्रॉपर स्कीम्स होनी चाहिए जिससे कि उनका कल्याण हो सके। पर रियलिटी में बहुत सारे चैलेंजेस हैं। कई स्टेट्स इंडिपेंडेंट एक्सपर्ट्स के बजाय सिविल सर्वेंट्स को कमिश्नर बना देते हैं। इससे इम्पार्शियलिटी खत्म हो जाती है। एक यूनिफॉर्म डैशबोर्ड या रिपोर्टिंग सिस्टम की कमी है, जिसकी वजह से कंप्लेंट्स का टाइमली रिड्रेसल या कंप्लेंट्स टाइम पर जो है वो रिजॉल्व नहीं हो पाती। कमिश्नर्स के पास ऑटोनॉमी और रिसोर्सेज की कमी होती है, इस वजह से वो अपना काम इफेक्टिवली नहीं कर पाते। अब चैलेंजेस का सलूशन क्या हो सकता है इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। तो पहला, स्टेट कमिश्नर के लिए कानून, सोशल वर्क और ह्यूमन राइट्स के एक्सपर्ट्स अपॉइंट करने चाहिए। यानी कि स्टेट कमिश्नर वो व्यक्ति होना चाहिए जिसका बैकग्राउंड कानूनी हो, यानी कि कानून के बैकग्राउंड से हो, सोशल वर्क के बैकग्राउंड से हो या फिर ह्यूमन राइट्स के बैकग्राउंड से हो। इनको लेना चाहिए रेदर देन डायरेक्टली सिविल सर्वेंट्स को अपॉइंट करना। क्योंकि देखो, आप सिविल सर्विसेज की तैयारी करोगे और कर रहे हो, मतलब आगे चल के आप सिविल सर्वेंट बनोगे तो आप डाइवर्स फील्ड में काम करोगे, आप एक्सपर्ट्स नहीं हो, राइट, किसी पर्टिकुलर फील्ड में। बट जो लॉ से जो व्यक्ति आता है वो लॉ की फील्ड में, अपनी फील्ड में एक्सपर्ट है। बट आप एडमिनिस्ट्रेशन में एक्सपर्ट हो, और एडमिनिस्ट्रेशन मतलब हर चीज को देखना, यस। तो वो एक्सपर्टिज्म वाली चीज जो है वो लैक कर जाती है। तो इसलिए स्टेट कमिश्नर जो है वो एक्सपर्टिज्म बैकग्राउंड से होना चाहिए। क्लियर, पहला पॉइंट। दूसरा, गवर्नमेंट को इंश्योर करना होगा कि प्रॉपर फंडिंग हो। तीसरा, एक सेंट्रलाइज डैशबोर्ड बनाओ जिससे कि ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी मेंटेन हो सके, पूरा रिकॉर्ड उसमें दिख सके। और चौथा, डीएम, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और लोकल बॉडीज को इन्वॉल्व करना चाहिए इंक्लूजन इंश्योर करने के लिए कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को शामिल करो। एक केस स्टडी देखते हैं। एक पॉजिटिव एग्जांपल है कर्नाटक का।
यहां स्टेट और डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर को इंटीग्रेट किया गया है ग्रेवियंसेस एड्रेस करने के लिए। ये एक बेस्ट प्रैक्टिसेस है जो बाकी स्टेट्स को भी फॉलो करनी चाहिए कि जिनकी भी शिकायतें हैं वो डीसी डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर के पास या स्टेट कमिश्नर के पास जो है वो जाएं अपनी शिकायत लेकर, और उनकी शिकायत रिजॉल्व होगी। आखिरी बात गाइस, इंडिया को अपनी डिसेबिलिटी पॉलिसी को यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के साथ अलाइन करना होगा। इंक्लूसिविटी समझते हैं ना, इंक्लूसिव मतलब इंक्लूड करना, और एम्पावरमेंट पर फोकस करना कि जो लोग छूट गए, जिनको इस कानून का अधिकार नहीं मिल रहा और इस कानून का फायदा नहीं मिल रहा, जो जिनको चाहिए, तो उनको शामिल करो। इवन रिसर्च और सिस्टमैटिक बैरियर्स को भी एड्रेस करना, इसमें ज्यादा से ज्यादा रिसर्च करने की भी आवश्यकता है। सो गाइज, ये बहुत अच्छा टॉपिक था राइट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी का। होपफुली आपको पूरी चीज अच्छे से क्रिस्टल क्लियर समझ में आई होगी। अब देखो, आपके लिए मैंने कुछ शॉर्ट नोट्स जो है वो रखे हुए हैं। तो सेंसस डेटा की जो है वो अगर हम बात करें तो आपको पता होना चाहिए कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का एस्टीमेट बोलता है 16% डिसेबल्ड पीडब्ल्यूडी इंडिया के अंदर, बट सेंसस का डेटा जो है वो कहता है कि 2.21% ही है। फिर राइट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट 2016 जो है वो उसने 7 से लेकर 21 कैटेगरी एक्सपेंड कर दी है। ये प्रीलिम्स में आ सकता है। स्टेट कमिश्नर का काम क्या है, तो वो इंप्लीमेंटेशन को मॉनिटर करते हैं और उनके पास क्वाजी जुडिशियल पावर्स होती हैं। चैलेंजेस यही है कि एक्सपर्टिज्म की कमी है, रिसोर्सेज की कमी है, और मॉनिटरिंग सिस्टम भी है नहीं। फिर रिकमेंडेशन यही है कि इंडिपेंडेंट एक्सपर्ट्स अपॉइंट करो, प्रॉपर फंडिंग दो, डैशबोर्ड्स लेकर आओ, ग्रास रूट लेवल पर इन्वॉल्वमेंट करो, लोकल बॉडीज के अधिकारियों को इन्वॉल्व करो। और इवन आपको एक और चीज बता दें कि कर्नाटक के अंदर इंटीग्रेटेड ग्रेवियंस रिड्रेसल सिस्टम है जो कि काफी हेल्पफुल हो रहा है, राइट। तो ये फैक्ट आप थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। अब गाइस, हम एक ऐसे टॉपिक को कवर करेंगे जो आपके जीएस पेपर 2 सोशल जस्टिस के सिलेबस के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। हम बात करेंगे फ्रंटलाइन न्यूट्रिशन वर्कर्स के रोल के बारे में। इसमें हम जो है वो फोकस करेंगे माल न्यूट्रिशन और डिसेबिलिटी के इंक्लूजन के ऊपर। तो आइए डिस्कस जो है वो करते हैं। सबसे पहले समझते हैं न्यूट्रिशन और डिसेबिलिटी के बीच का कनेक्शन। माल न्यूट्रिशन यानी कि जिसको कुपोषित व्यक्ति हम लोग बोलते हैं, तो माल न्यूट्रिशन एक बड़ी वजह है जो डिसेबिलिटीज को ट्रिगर करती है। क्या आप जानते हैं कि माल न्यूट्रिशन सिर्फ फिजिकल हेल्थ ही नहीं बल्कि मेंटल डेवलपमेंट को भी इंपैक्ट करती है। क्रिटिकल पीरियड्स में न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी होने से सीरियस डिसेबिलिटी हो सकती है, जैसे विटामिन ए की कमी से ब्लाइंडनेस होने के केस होते हैं, पता है आपको। इसीलिए इंटीग्रेटेड न्यूट्रिशन पॉलिसी की जरूरत है जो माल न्यूट्रिशन और डिसेबिलिटी दोनों को एड्रेस कर सके। अब बात करते हैं आंगनवाड़ी वर्कर्स की। ये फ्रंटलाइन वॉरियर्स हैं जो माल न्यूट्रिशन और डिसेबिलिटी इंक्लूजन के लिए काम करते हैं। मतलब आंगनवाड़ी वर्कर्स ही जो है वो बोलते हैं, समझाते हैं, अवेयरनेस क्रिएट करते हैं कि लोग जो है वो अपनी डाइट में न्यूट्रिशन फूड जो है वो इंटेक करें। दूसरा, ये जैसे कि वो देखते हैं कि कुछ लोग कुपोषित हैं, डिसेबल्ड हैं, तो उनको बेटर न्यूट्रिशन हेल्थ सपोर्ट जो है वो प्रोवाइड कराते हैं आंगनवाड़ी वर्कर्स। मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट ने 2023 में एक आंगनवाड़ी प्रोटोकॉल फॉर दिव्यांग चिल्ड्रन लॉन्च किया। इसके अंडर आंगनवाड़ी वर्कर्स डेवलपमेंटल माइलस्टोन ट्रैक करते हैं पोषण ट्रैकर की हेल्प से। आशा वर्कर्स के साथ कोलैबोरेट करके टाइमली रेफरल्स करते हैं। मेडिकल एजुकेशन और सोशल सपोर्ट के लिए क्रिटिकल रेफरल पॉइंट्स का काम करते हैं। मतलब ये बेसिकली आंगनवाड़ी वर्कर्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है हमारी कंट्री के अंदर लोगों की हेल्थ, एजुकेशन और रूरल एरियाज के डेवलपमेंट में। इनका काम सिर्फ न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना नहीं है बल्कि डिसेबिलिटीज का अर्ली डिटेक्शन और सपोर्ट प्रोवाइड करना है। गाइस, हरियाणा के कुछ काफी इंपैक्टफुल इनिशिएटिव हैं जिसके बारे में हम बात करते हैं। यहां वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट मिशन वत्सला और इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम को इंप्लीमेंट कर रहा है। दिव्यांग प्रोटोकॉल और नन्हे फरिश्ते इनिशिएटिव के थ्रू डिसेबिलिटी अवेयरनेस को प्रमोट किया जा रहा है। और एक इंपॉर्टेंट बात, हरियाणा का कोलैबोरेशन वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के साथ है। इसमें 2500 आंगनवाड़ी वर्कर्स को ट्रेन किया गया है ताकि डिसेबिलिटीज को बेटर तरीके से एड्रेस किया जा सके। वर्ल्ड फूड प्रोग्राम की स्टडी की रिपोर्ट के थ्रू बताया गया है कि आंगनवाड़ी वर्कर्स ने बच्चों को डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट्स और गवर्नमेंट बेनिफिट्स तक कनेक्ट किया।
स्पेशलाइज्ड स्कूल और अफोर्डेबल असिस्टिव डिवाइसेस का एक्सेस देना एक मेजर प्रायोरिटी है। मेडिकल थेरेपी प्रोवाइड करना भी काफी जरूरी है। ये सब चीजें बताई गई कि आंगनवाड़ी के वर्कर्स इस प्रकार से हेल्प कर रहे हैं। देखिए आप, डिसेबिलिटी सपोर्ट के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर और ट्रेन प्रोफेशनल को और मजबूत बनाना पड़ेगा। असिस्टिव डिवाइसेस जो होती है ना, जैसे कि जो चल नहीं पाते उनके लिए, राइट, और काफी सारी ऐसी डिवाइसेस आती हैं, इनको अफोर्डेबल बनाना है और यूनिवर्सल होनी चाहिए कि सबके पास वो मिल सकें। स्टिग्मा को रिड्यूस करना है कम्युनिटी अवेयरनेस कैंपेन के थ्रू, क्योंकि कई बार डिसेबल्ड बच्चे जो होते हैं वो काफी स्टिग्मा का सामना फेस कर रहे होते हैं, उनसे दूसरे बच्चे कनेक्ट नहीं कर पाते और फिर वो आइसोलेट हो जाते हैं, सोसाइटी में, समाज में सबसे अलग रहने लगते हैं। सोचो उसके दिल में, दिमाग में फीलिंग कैसी होगी। छोटा सा बच्चा जो अपने उम्र के बच्चों के साथ खेल नहीं पा रहा, अपने आप को कोसता होगा, ऊपर वाले को कोसता होगा कि क्या कर दिया मेरे साथ ये, पेरेंट्स को कोसता होगा, है ना। बट हाँ, धीरे धीरे करके ये दुनिया सब सिखाई देती है और जीना भी सीख जाता है इंसान, और जो एबल्ड रहते हैं उससे काफी अच्छा सीखता है। तो न्यूट्रिशन और डिसेबिलिटी पॉलिसीज को इंटीग्रेट करके सस्टेनेबल डेवलपमेंट इंश्योर करना होगा। सो गाइज, ये था एक इंपॉर्टेंट टॉपिक जो सोशल जस्टिस और ऐसे वाले सेक्शन में आप यूज कर सकते हो। इसमें आप मेंशन कर सकते हो, देखो डिसेबिलिटी को एड्रेस करने के लिए न्यूट्रिशनल सपोर्ट भी जरूरी है, क्योंकि कई बार लैक ऑफ न्यूट्रिशन का कारण भी डिसेबिलिटी के रिजल्ट के तौर पर हमें देखने को मिलता है। देखो कितनी गजब की इंफॉर्मेशन आपको मिली है। यस, तो नोट्स में आप मेंशन कर लो न्यूट्रिशन और डिसेबिलिटी। तो न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी के कारण डिसेबिलिटी हो सकती है, जैसे कि ब्लाइंडनेस, लो इम्यूनिटी, स्टंट ग्रोथ। आंगनवाड़ी वर्कर्स का मेन इंपॉर्टेंट रोल होता है कि अर्ली एज में डिसेबिलिटी को डिटेक्ट कर लेना, राइट। रिफरल, चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटी को सपोर्ट करना। फिर हरियाणा का इनिशिएटिव है मिशन वत्सला दिव्यांग प्रोटोकॉल, और इन्होंने वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के साथ कोलैबोरेट किया वर्कर्स की ट्रेनिंग के लिए। अच्छा, मिशन वत्सला का टारगेट आप मुझे बता सकते हो सर्च करके नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर। मिशन वत्सला अभी के अभी सर्च करो, इसका टारगेट बताओ कि क्या इसका टारगेट है, और 3 पॉइंट्स इससे रिलेटेड बता दो। और वर्ल्ड फूड प्रोग्राम की स्टडी के बारे में हम बात करें तो ये बेसिकली थेरेपी, स्कूल्स और असिस्टिव डिवाइस की एक्सेसिबिलिटी पर फोकस करती है कि सबको मिले, और इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत बनाना है हमें, स्टिग्मा रिड्यूस करना है, न्यूट्रिशन और डिसेबिलिटी पॉलिसी को इंटीग्रेट करना है, मिलाना है। तो ये था गाइज ओवरऑल टॉपिक। अब गाइज जो टॉपिक है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है और सिविल सर्विसेज के लिए तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इकोनॉमिक स्लोडाउन का क्या मतलब है, क्या इंडिकेटर्स हमें ये सिग्नल देते हैं, और गवर्नमेंट और आरबीआई का क्या रोल है इसको ठीक करने में। ये सब चीज़ें हम सिंपल शब्दों में जो है वो समझेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले समझते हैं इकोनॉमिक स्लोडाउन होता क्या है। जब देश की जीडीपी ग्रोथ रेट धीमी हो जाती है या नीचे गिरती है तब इसे इकोनॉमिक स्लोडाउन कहते हैं। इसका असर हर सेक्टर पर पड़ता है, मैन्युफैक्चरिंग, सर्विसेज, एग्रीकल्चर, सभी इससे प्रभावित होते हैं। करंट सिनेरियो की बात करें तो जुलाई से सितंबर 2024 के जीडीपी ग्रोथ फिगर्स पर ध्यान दें तो ये सिर्फ 5.4% है, जो Q3 जो था 2022-23 का, इसके बाद से सबसे स्लो ग्रोथ है। इस क्वार्टर में ग्रॉस वैल्यू एडेड भी सिर्फ 5.6% बढ़ा, जो एक बहुत ही मार्जिनल, हल्का फुल्का सा इंप्रूवमेंट है। आपको याद होगा शायद, अगर आप आंकड़े देखते हो तो पिछले साल इसी क्वार्टर में जीडीपी ग्रोथ 8.2% थी और अभी कितनी है, 5.4%। और इस साल के Q1 में भी ग्रोथ 6.7% थी, तो ये तो काफी गिर गया। अब बात करते हैं कुछ ऐसे इंडिकेटर्स की जो हमें बताते हैं कि इकोनॉमी स्लोडाउन में है, यानी कि हमें उसको देखकर पता लगता है कि हमारी इकोनॉमी जो है वो वीक चल रही है, डाउन चल रही है। एक तो जीडीपी देख लिया हमने। अब देखो, शहरी क्षेत्र में डिमांड कम है, जीएसटी रेवेन्यू की ग्रोथ धीमे हो रही है, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स और नॉन ड्यूरेबल्स की सेल्स वीक है, मार्केट डाउन है, मार्केट में बिक्री नहीं हो रही है। आरबीआई ने Q2 के लिए 6.8% जीडीपी ग्रोथ का एस्टीमेट दिया था, लेकिन एक्चुअल फिगर तो इससे काफी कम निकला।
पूरी साल के लिए जो 7.2% का ग्रोथ फोरकास्ट था वो भी अचीव करना अब मुश्किल लग रहा है। तो आरबीआई के लिए एक ट्रिकी सिचुएशन है। मुद्राफीसदी यानी कि इन्फ्लेशन यानी कि महंगाई अक्टूबर 2024 में 6.2% थी, जो आरबीआई के कंफर्ट जोन के ऊपर है। क्या मुझे बता सकते हो आरबीआई का कंफर्ट जोन क्या है, या इन्फ्लेशन टारगेटिंग किसको हम लोग कहते हैं, और क्या सेट करके रखा है इन्फ्लेशन टारगेटिंग? किसी को पता? इकोनॉमिक्स पढ़ी है तो बताओ। इंटरेस्ट रेट्स काटने की बातें चल रही है ताकि डिमांड और इन्वेस्टमेंट बढ़े, लेकिन इन्फ्लेशन हाई होने की वजह से यह पॉसिबल नहीं लगता। अब बात करते हैं गवर्नमेंट की अप्रोच की। तो गवर्नमेंट को इनडायरेक्ट टैक्सेस जैसे जीएसटी को एसेंशियल गुड्स में जो लग रहा है ना जीएसटी, कम करने की जरूरत है। अभी आज की रेट में सरकार फैसला लेगी जीएसटी के रेट्स कम करेगी। कई बार जीएसटी के कारण ही प्रोडक्ट महंगा हो गया है। पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर पर एक्सपेंडिचर बढ़ाना होगा सरकार को ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को जॉब्स मिल सके। वेज ग्रोथ पर फोकस करना होगा ताकि लोगों की परचेजिंग पावर बढ़े। और गवर्नमेंट की ऑप्टिमिस्टिक स्टेटमेंट को कुछ एक्सपर्ट्स कंप्लेसमेंट अप्रोच मानते हैं और एक्शन लेना जरूरी है। क्योंकि देखो अभी हमने कुछ समय पहले न्यूज पढ़ी थी, आपको शायद याद आ रही हो, जिसमें निर्मला सीतारमण जी का कहना था कि घबराने की जरूरत नहीं, सब कुछ ओके चल रहा है। बट एक्चुअल में ऐसा नहीं है। ये कंप्लेसमेंट एक टर्म होता है, चाहो तो लिख लो, COMPLACENT, कंप्लेसेंट। और इसका मतलब जो होता है कि सेल्फ सेटिस्फाइड। उनको लगता है कि सब सिचुएशन जो है वो ठीक है। लगता है ना कई बार सिचुएशन ठीक नहीं होती, उसके बाद भी लोग बोलते हैं अरे सब ठीक है, सब हो जाएगा। चलो ठीक है, ऑप्टिमिस्टिक होना चाहिए इंसान को, बट प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ भी तो चलना चाहिए ना भाई। अब आपके एग्जाम को जो है वो 2 महीना 3 महीना बचा हुआ और आप बोल रहे हो अरे सब ठीक है, हो जाएगा। नो बॉस, यू आर मेकिंग योर सेल्फ फूल, अपने आप को बेवकूफ बना रहे हो। तो ये नहीं करना चाहिए। देखो कितना बढ़िया टर्म मिला आपको आज, कंप्लेसेंट। तो अब से ये शब्द यूज करना शुरू करना कि अबे और ज्यादा कंप्लेसेंट मत बन, है ना, कुछ ठीक नहीं है। देखो कितना अच्छा लगेगा टर्म्स। अब सवाल उठता है कि फ्यूचर में क्या होगा। तो रूरल डिमांड, गांव क्षेत्रों की डिमांड और पब्लिक कैपिटल इंफ्रास्ट्रक्चर से इकोनॉमी को बूस्ट मिलने की उम्मीद है। इलेक्शंस और अच्छे मॉनसून की वजह से सेकेंड हाफ ऑफ द ईयर बेटर हो सकता है, लेकिन अर्बन वेज ग्रोथ और प्राइस राइज जैसे चैलेंजेस अभी भी हैं। आगे की चर्चा करें तो इकोनॉमिक स्लोडाउन आप जानते ही एक बड़ा सीरियस इशू है, लेकिन यह भी समझना जरूरी है कि हर स्लोडाउन के बाद रिकवरी आती है। यानी कि डाउनफॉल आएगा तो भाई रिकवर तो हो गई आप फिर बाद में, क्योंकि डाउनफॉल ही आपको सिखाता है कि एक्चुअल में आपको क्या करना है। तो ये था गाइस टॉपिक। अब ये देखो कुछ टर्म्स है, जीडीपी ग्रोथ है और जीवीए क्या होता है, ये मैं आपको बता रहा हूं, क्वेश्चन पूछ रहा हूं मैं आपसे। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट और ग्रॉस वैल्यू एडेड, इसकी डेफिनेशन मुझे कमेंट बॉक्स पर लिखकर बता दो। और करेंट सिनेरियो वगैरह आपको मैं नोट्स नहीं लिखवा रहा हूँ कि क्वार्टर में मतलब कितना हुआ, क्वार्टर 2 में जीडीपी, इन्फ्लेशन कितना रहा, वो सब इंपॉर्टेंट नहीं है। हाँ, चैलेंजेस आप जरूर मेंशन कर सकते हो कि हमारे यहाँ पर अर्बन डिमांड जो है वो अभी कम है, राइट, और पुअर वेज ग्रोथ है, लोगों की सैलरी बढ़ नहीं रही है, मुद्राफीसदी बहुत ज़्यादा है और ग्रोथ की आवश्यकता है। और सोल्यूशन मेंशन करवा देता हूँ कि आपको जीएसटी जो है वो रिड्यूस करना पड़ेगा, पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर पे स्पेंडिंग बढ़ानी पड़ेगी और वेज की ग्रोथ पर जो है वो फोकस करना पड़ेगा, जिससे कि परचेजिंग पावर बूस्ट हो सके। अब जो टॉपिक है गाइस वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। टॉपिक है न्यू क्राइम्स ओल्ड टूल्स का। सुनने में मजा आ रहा है। तो जीएस पेपर 2 पेपर 3 दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। इवन एसे और एथिक्स में भी इसका उपयोग किया जा सकता है। साइबर क्राइम के ऊपर हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने रीसेंट डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस कॉन्फ्रेंस में एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कही। उन्होंने हाईलाइट किया कि नए नए साइबर क्राइम जैसे डिजिटल फ्रॉड्स और डीप फेक टेक्नोलॉजी का मिसयूज बढ़ता जा रहा है। आज के डिजिटल जमाने में ये एक बहुत बड़ा चैलेंज बन चुका है। तो आओ इसको डिटेल में समझते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं इमर्जिंग खतरे की, उभरते हुए खतरे की। साइबर क्राइम के नए रूप समझना जरूरी है। पहला, डिजिटल फ्रॉड्स, सोफिस्टिकेटेड स्कैम्स जो लोगों को फाइनेंशियल लॉसेस देते हैं। ये फ्रॉड्स मोस्टली उन एरियाज में होते हैं जहां डिजिटल इलिटरेसी ज्यादा है, जैसे ओटीपी वगैरह दे दिया। दूसरा, डीप फेक्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मिसयूज करके फेक वीडियोस और इमेजेस बनाई जा रही हैं
जो साइकोलॉजिकल और रेप्यूटेशनल हार्म करती हैं। नॉन कंसेंशुअल डीप फेक्स तो डायरेक्टली प्रिवेसी और डिग्निटी पे अटैक करते हैं। मैं अपना ही केस आपको बताता हूं। कुछ समय पहले मेरे साथ भी एक ऐसे ही फ्रॉड हुआ था। मेरे कुछ कॉन्टैक्ट्स जो हैं मोबाइल के, उन पर मेरी ही कुछ ऐसे फेक फोटो जो है वो बनाकर भेजी गई थी, राइट। और मुझे धमकाया गया था कि देखो हम भेजेंगे तुम्हारे पूरे कॉन्टैक्ट्स में, अगर इतने पैसे नहीं दिए तो। अपन ने बोला भेज दे, मुझे क्या करना, मैं नहीं डरता भाई किसी से। तेरे को जो करना है तू कर ले। मेरे कॉन्टैक्ट्स इतने बेवकूफ़ भी नहीं है जो मेरे मोबाइल में मैं सेव करके रखता हूँ कि वो फोटो देखकर जो है वो डर जाए और सोचें कि अरे यार, या फिर फोटो देखकर उनके दिमाग में कुछ गलत है, वो तुरंत फोटो देखकर समझ जाएंगे कि इसकी फोटो ही नहीं है। तो मैंने कहा भेज। जब आप डरोगे तो लोग आपको और डराएंगे, तो आपको डरने की जरूरत नहीं है। और रिप्लाई भी नहीं करना मेरे हिसाब से। तो रिप्लाई करना है तो यू कैन मतलब डू द रिप्लाई, ओके ओके डू वट एवर यू वॉन्ट टू डू, और फिर ब्लॉक कर दो सामने वाले को। फिर उसका रिप्लाई सुनना ही नहीं है आपको, ब्लॉक। जब 2-3 बार आप ऐसा करोगे, अलग अलग नंबर से आपको कांटेक्ट करेंगे, बट 2-3 बार करोगे तो कुछ नहीं होगा। होता है, कई बार होता है लोगों के साथ। लोगों को डराया जाता है, धमकाया जाता है, राइट। अब जैसे कि अब अभी मेरा बिजनेस में बहुत बड़ा लॉस हुआ था, तब उस समय मैं बैंक की तरफ से बहुत फंस गया था। इवन अभी भी चल रहा है मेरा, बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं। बट जैसे होता है, कई कई बार रिकवरी एजेंट जो है वो हरास करते हैं। अब वो हरास उन्हीं को करते हैं जो हरास हो जाते हैं। भाई हमसे बोलेंगे तो हम लीगल बात करेंगे उनसे कि भाई एवरीथिंग विल बी डन ऑन टाइम, राइट, दिस इज द इशू एंड आई हैव माई राइट्स। भाई अगर आपको कानून का नॉलेज है, आपको अगर नॉलेज है चीज़ों का, तो आप चीज़ों को हैंडल कर सकते हो। डरना नहीं है। वॉट आई एम ट्राइंग टू टेल यू गाइस, क्योंकि आगे चल के आप लोगों को बचाओगे, प्रोटेक्ट करोगे, तो सबसे पहले आपको अपना माइंडसेट वैसा स्ट्रांग बनाना है कि मेरे को डर नहीं लगता बॉस किसी से। तुम मेरी इज्जत उछालोगे, उससे पहले ही मैं अपनी गलतियां तुम्हें बता देता हूं। होता है कई कई केस में यार, होता है, लोगों से हो जाती हैं गलतियां। इंसान ही तो है भाई, भगवान थोड़ी ना है। अगर आपकी लाइफ में आपसे कोई गलती हुई है तो एक्सेप्ट इट एंड मूव ऑन एंड डू नॉट रिपीट दैट मिस्टेक। क्योंकि सिंपल सा प्रोसीजर है बॉस। आपको लोग तभी, आप डरोगे लोगों से जब आपने कुछ गलत किया होगा और आप उसको छुपाना चाह रहे हो। भाई ठीक है, हो गई गलती यार। अब मैं अपनी बात करूं, मैं इंटॉक्सिकेंट्स में था, बहुत ज़्यादा था, हैबिचुअल काइंड ऑफ, यू कैन से दैट। बट आई हैव एक्सेप्टेड इट एंड पुट इट फॉरवर्ड। मैंने अपने पेरेंट्स के सामने रख दिया कि हाँ भाई मैं इन्वॉल्व हूं, बट अब मैं नहीं करूंगा। सो दैट मेड मी हैप्पी कि चलो ठीक है यार, मैंने अपनी गलतियों को एक्सेप्ट किया, सामने रखा, और फिर मैंने बोला कि नहीं बॉस अब नहीं करना ये चीज़ रिपीट, और नहीं हुई रिपीट। फिर डरना भी बंद हो गया। इंसान डरता अपनी इज्जत से, रेपुटेशन से, कि कहीं मार्केट में उसकी इज्जत खराब ना हो जाए। बट आप मार्केट में ही बता दोगे ना, अरे गांधी जी को देखो यार। आई थिंक मैनी ऑफ यू नो अबाउट गांधी जी, कि उनका जो है वो मतलब वुमेनाइजर काइंड ऑफ, यू कैन से दैट, वुमेनाइजर इज नॉट द गुड वर्ड टू से, बट हाँ, क्यों मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि उन्होंने खुद सबके सामने कॉन्फ्रेंस में इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लिया था कि तुम मुझे क्या नंगा करोगे यार, मैं तो खुद नंगा हो जाता हूं, बोलो। और जब मैं तुम्हें अपनी गलती बता दूंगा, उसके बाद मुझे बता दो कि मेरे अंदर और क्या कमी है, ले मैं खुद अपने मुंह से एक्सेप्ट कर लेता हूं, चल। फिर आपको कोई डराएगा नहीं। लोगों के साथ फ्रॉड्स होते हैं, लोगों के साथ ब्लैकमेलिंग होती है, क्यों? क्योंकि वो डरते हैं उस चीज से। अरे हो गई तुमसे गलती यार, कोई बात नहीं। कोई तुम्हें ब्लैकमेल कर रहा है तो हाथ खड़े करके एक्सेप्ट कर लो भाई। किसी के नीचे दबो मत, क्योंकि दबोगे तो लोग और दबाएंगे, लोग और बुरा करेंगे तुम्हारे साथ। तो दबना नहीं है। कोई आपको डरा है कि रुक तेरे पापा मम्मी को बताता हूँ, तू क्या बताएगा साले, रुक मैं फोन करके बताता हूँ। ये होना चाहिए एटीट्यूड की, ठीक है भैया सॉरी गलती हो गई यार, आइंदा से नहीं होगी, आई हैव रियलाइज माई मिस्टेक। बट हाँ, गलती करने के बाद तुम अगर ऐसे बता के एकदम वो बोलोगे कि यार हमने तो बता दिया, हो गया अपना काम, हम फिर से कंटिन्यू करेंगे, तो नहीं। फिर यू आर फूल, यू आर इडियट। उसके बाद फिर कोई आपका सपोर्ट नहीं करेगा। आपने एक बार मिस्टेक करी और फिर उसके बाद आप उस चीज को रिपीट नहीं करोगे तो यू आर अ मैन और वुमेन ऑफ योर वर्ल्ड। वरना तो बेवकूफ हो फिर, वरना फिर आगे कभी लाइफ में नहीं बढ़ सकते। डीप फेक्स, लोग डरते हैं कि उनकी फोटोज वगैरह वायरल ना हो जाए। होता यार, क्या फर्क पड़ जाएगा, सेलिब्रिटीज की फोटोज वायरल हो जाती हैं, क्या फर्क पड़ता है? कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम अपने हिसाब से चलो और डरो मत किसी से। आज के साइबर क्रिमिनल्स हाईली ऑर्गेनाइज होते हैं
और वो डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर की वल्नरेबिलिटीज को का फायदा उठाते हैं। ये सिर्फ एक इंडिविजुअल का नहीं, पूरे सिस्टम का इशू है। ऑर्गेनाइज क्राइम करते हैं ये लोग। अब बात करते हैं लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज के सामने आने वाले चैलेंजेस की। टेक्नोलॉजी इतनी फास्ट इवॉल्व हो रही है कि एजेंसीज उसके पेस को मैच नहीं कर पा रही है। मतलब इतनी तेजी से नई नई टेक्नोलॉजी बनती जा रही है कि एजेंसी जो है उसको कैसे ट्रैक करना है, कैसे रेगुलेट करना है, वो पकड़ ही नहीं पा रही है। फ्रॉडस्टर अपनी लोकल कनेक्शंस का यूज करते हैं ताकि अकाउंटेबिलिटी से बच सकें। जो फ्रॉड्स करता है ना, तो वो लोकल कनेक्शंस का यूज जो है वो करते हैं। टेलीकॉम और बैंकिंग सिस्टम में सिक्योरिटी लूप होल्स को साइबर क्रिमिनल्स एक्सप्लॉइट करते हैं। उनको पता है कि अच्छा ये लूप होल है, चलो। तो ये साइबर क्राइम्स का आम लोगों पर क्या असर होता है, इसको समझते हैं। हर साल हजारों लोग अपनी लाइफ सेविंग्स को खो देते हैं डिजिटल फ्रॉड्स की वजह से। जमा पूंजी, जिंदगी भर जो खून पसीना बहा के जो कमाया था, वो गवा दिया एक झटके में। नॉन कंसेंशुअल डीप फेक्स का डायरेक्ट इंपैक्ट मेंटल हेल्थ और रेपुटेशन पर होता है। लोग घर से बाहर निकलते सोचते हैं अरे यार इनके पास तो मेरी वो ऐसी वाली फोटो उसने बनाकर भेज दी थी, अब देखो ये मेरे बारे में क्या सोचेंगे यार। अबे सोचने दो यार, तुम्हारी यही तो गलती है कि दूसरा क्या सोचेगा उसके कारण से तुमने अपनी जिंदगी जीना ही छोड़ दिया। सोचने दो, भाड़ में जाए। भाई जब मेरा एक ऐसी कुछ फोटोज मेरे कॉन्टेक्ट्स में वायरल हुई थी, तो मैंने पहली चीज तो ये सोची मेरे कॉन्टेक्ट इतने बेवकूफ़ नहीं है, क्योंकि मैं बेवकूफ़ों को अपने पास रखता भी नहीं। ये मेरी एक अच्छी क्वालिटी है, राइट। क्योंकि जो बेवकूफ़ समझ में आता है मुझे कि अरे यार ये उस टेम्परामेंट का नहीं है, मैंने कहा गेट आउट बॉस, तुम मेरे आसपास भी नहीं घूमोगे, या मैं कभी तुम्हारा फ़ोन नहीं रिसीव करूँगी। क्योंकि मेरे पास है फ़ोन में, मैं फीचर ऑन करके रखता हूँ, मेरे पास कोई फ़ोन कर ही नहीं सकता। ऐसा फीचर है कि जो भी फ़ोन करेगा वॉइस मेल में जाएगा। भाई बात ही नहीं करनी मुझे, आई विल डिसाइड कि मैं किससे बात करूँगा किससे नहीं। और लोग, आम जनता, कॉमन मैन घबरा जाते हैं कि अरे यार उसका काम नहीं किया तो वो क्या सोचेगा। अबे जब तुम्हें ज़रूरत पड़ेगी ना, तो वो घंटा तुम्हारे बारे में कुछ नहीं सोचेगा। दुनिया ऐसी है बॉस, तो अगर ऐसी दुनिया है तो तुम्हें भी ऐसी बनना पड़ेगा। और तुम तो ब्यूरोक्रेसी की तैयारी कर रहे हो यार, तुम्हें अपने काम से काम में मतलब रखना है। दूसरे का करते रहोगे तो हो गया फिर काम। जब सिविल सर्वेंट बन जाओगे तो भी ऐसा नहीं कि हर एक चीज़ करोगे। जो डिपार्टमेंट ने अलॉट किया ये काम करने के लिए, दैट विल बी योर ड्यूटी। तो अपनी चीज़ों पर फोकस करो, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को पकड़ो। जिस दिन वो पकड़ा उस दिन यू विल बी ऑन टॉप। तो ये होता है यार, लोगों का पर्सनल लॉस हो जाता है। लोग सोचते रहते हैं कि अरे यार इसको मेरे बारे में पता लग गया तो क्या सोचेगा मेरी इमेज का। अबे कौन सा तू अंबानी है भाई जो तेरी इमेज इतनी भारी बढ़ गई तुझे। आई डोंट नो, पीपल से ठीक है। अब लोग बोलेंगे कि अंबानी नहीं है तो क्या हुआ, ये वो XYZ। भाई साहब यही बेवकूफ़ी होती है, और इसी बेवकूफ़ी के कारण लोग अपनी ज़िंदगी खराब कर लेते हैं। तो आगे बढ़ो, अब अभी भी है, अभी भी टाइम है। कुछ गलत हुआ है, एक्सेप्ट इट, ठीक है। किसी को बताना नहीं है, अपने आप को बताओ और उस गलत चीज़ों को छोड़कर आगे बढ़ जाओ। और फिर सोचना ही नहीं है, सोचना कि यार वो मेरा पुराना बचपना था जिसने ये चीज़ करी, खत्म। अब मैं नया मैच्योर पर्सनालिटी बन रहा हूँ या बन रही हूँ, और आगे बढ़ो, लीव इट। इट हैपन्स इन रिलेशनशिप ऑल्सो। समटाइम्स रिलेशनशिप में लोगों के साथ बहुत बुरा होता है, तो लोग जो है वो सोचते हैं कि अरे यार ये क्या हो गया मेरे साथ, ऐसा हो गया, मूव ऑन नहीं कर पाते। यू से दैट कि उस रिलेशनशिप में वो इमेच्योर गाय था जिसके साथ ऐसा हुआ। अब राइट नाउ आई एम मैच्योर, आई नो कि मुझे अब कब रिलेशनशिप में जाना है, कैसे रिलेशनशिप में जाना है। आई नो बेटर नाउ, आई एम द बेटर वर्जन ऑफ माई सेल्फ। ये करना है बॉस। अब सुनो ध्यान से, अब मैं आपको सोल्यूशन बताता हूं। ये साइबर क्राइम की बड़ी प्रॉब्लम है, तो इस पर मल्टी लेवल सोल्यूशन चाहिए। ट्रांसपेरेंट और टाइमली इन्वेस्टिगेशंस होने चाहिए ताकि साइबर क्रिमिनल्स को डिटर किया जा सके, पकड़ा जा सके। अवेयरनेस कैंपेन की जरूरत है जो लोगों को एजुकेट करें कि कैसे फ्रॉड से बचा जा सके और अनसॉलिसिटेड मैसेज से दूर रहा जा सके। अभी आया था मेरे पास, कुछ दिनों पहले ही आया था। अभी एक मैसेज सुनाऊं क्या मैं? रुको एक मिनट, सुनाता हूं मैं आपको। लाइन पे बने रहो, एक चीज़ सुनाता हूं क्योंकि मैंने उसमें तो डाली थी। देखो आपको पता लगेगा कि मेरा किस तरीके से मेरा एक काम चलता है। कहाँ गया भाई उसका? भी एक दो तीन दिन पहले ही आया था यार। डिलीट तो नहीं कर दिया मैंने? नहीं, ये है। देखो जब भी कोई मुझे वो करता है ना, कॉल करता है, तो पहले तो मेरी IVR में चला जाता है कॉल। देखो ऐसा होता है, देखना। Hello, Jha sir is busy now. Can you please send WhatsApp or email?
जरा सर अभी बिजी है, आप प्लीज व्हाट्सएप या ईमेल कीजिए। अब देखो क्या हुआ, ये मेरी आईवीआर ने बोल दिया। अब फिर उसको जो भी बोलना रहता है उसकी वॉइस रिकॉर्ड हो जाती है, सुनना। Hello, this is the notification from Cyber Crime Department. Due to the continued usage of your personal credentials on dark web. Okay, please hold. I'll be right with you. We need अब ये बोल रहे हैं कि भाई तुम डार्क वेब पे, ये देखो हिंदी में भी सुन to लो। take legal action against you within 2 hours. You need to report. For more details, please press 9. नमस्कार, ये साइबर अपराध विभाग से अधिसूचना है क्योंकि डार्क वेब पर आपके व्यक्तिगत क्रेडेंशियल्स के निरंतर उपयोग के कारण हमें 2 घंटे के भीतर आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करनी है। अब देखो आम आदमी की फट जाएगी कि साइबर, अरे यार मैंने तो कुछ ओपन किया ही नहीं, राइट। अब ये बोल रहे हैं कि डार्क वेब की तुम वेबसाइट ओपन करते हो तो तुम्हारे खिलाफ जो है वो हम कार्रवाई करेंगे, राइट। और 2 घंटे के भीतर साइबर क्राइम आ जाएगी। वाह, मतलब पुलिस मुझे चेतावनी दे रही है कि मैं भाग जाऊं उस स्पॉट से है। अब आम जनता की फट जाएगी, बोलेंगे अबे यार साइबर क्राइम वाले आने वाले, क्या करूं। इसमें बोला कि 9 का बटन दबाओ, मतलब कि वो बोल रहे हैं क्रिमिनल को कि तुम 9 दबा के हमसे बात कर लो। अब वही मैं 9 दबा के, यार मैं उस समय फ्री नहीं था। अगर मैं फ्री रहता ना और लाइव मेरे पास कॉल ऐसा आ रहा होता और मैं मॉनिटर कर रहा होता उस कॉल को, तो मैं इनकी फिरकी लेता 9 बता के, अरे सर बताओ क्या करूँ यार। बट वो रहता है कि टाइम पर डिपेंड करता है कि टाइम है तो मैं फिरकी ले लेता हूँ, टाइम नहीं है तो क्या करें भाई। और इवन आम जनता की इतनी सी चीज़ बहुत है आम जनता के लिए फाड़ने के लिए। बट इवन आई एम टेलिंग यू, आप अपने घर पर देखो यार, अगर पुलिस का नाम आ जाता है ना पेरेंट्स के सामने, स्पेशली मैं तो अपने फादर से मेरी कई बार लड़ाई हो जाती है, क्योंकि बहुत सीधे साधे यार, मतलब सीधे साधे मतलब वो शिवजी टाइप के सीधे साधे कि जिस दिन त्रिनेत्र खुला उस दिन तो भाई खत्म हो जाना है सब कुछ। फिर तो वो उस टाइप के हैं, तो वो थोड़ा सा अवॉइड करते हैं ये सब चीज़ों को, और मैं थोड़ा सा एक्टिव रहता हूँ कि मैंने कहा आ गए पुलिस वाले तो क्या हुआ, डरने की क्या जरूरत है। मैंने हाँ बोलो, जैसे गाड़ी रुकवा ली नहीं थे पुलिस वाले, चेकिंग वगैरह की, हाँ जी बताइए, तो बोलते गाड़ी में क्या एक बार चेक करा, तो मैंने करो चेक। तो वो कहानी, मतलब इफ यू नो रूल्स रेगुलेशंस लॉ आप सब कुछ कर सकते हो। बट द पॉइंट इज, इसका मतलब ये नहीं है कि आप चौड़ में घूमो, राइट। यू हैव टू मेंटेन योर डिग्निटी एज वेल एज अदर पर्सन डिग्निटी ऑल्सो। भाई उसका भी तो आत्मसम्मान है। अब तुम हवलदार को जो है वो चमकाने लगे, जैसे होता है कई बार लोग करते हैं बचपने में, और तुम पुलिस वाले को चमका रहे हो, पता लगे वो आईपीएस निकले तो 2 रख के देगा और अंदर बंद कर देगा कि चल बेटा अब तू अंदर, फिर क्या कर लोगे। सो जो है भाई आपके अधिकार है तो उस अधिकार के लिमिटेशंस भी हैं, तो यू हैव टू बी इन योर ओन लिमिट्स। तो पब्लिक को अवेयर करना ज़रूरी है। साइबर लॉज और स्ट्रॉन्ग बनने के साथ पुलिस और इन्फोर्समेंट एजेंसीज को एडवांस टूल्स और ट्रेनिंग प्रोवाइड करना होगा, राइट। तो वो सब चीज़ें, तो होपफुली ये इंटरेस्टिंग से लगा होगा ये वाला सेशन आपको। आई एम सॉरी मैंने थोड़ी पर्सनल बातें ज़्यादा करी, और बॉस मैं फेंकता नहीं हूँ, मैं अपनी जो चीज़ें जो बताता हूँ ना बिल्कुल एक्यूरेट बताता हूँ। जो चीज़ मैं अपनी लाइफ में कर चुका हूँ या करता हूँ वो उसी का रियलिटी नॉलेज देता हूँ मैं आपको। और रियल नॉलेज, ग्राउंड लेवल नॉलेज बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कई बार मुझे लोग बोलते हैं कि अरे सर आपकी लाइफ में इतना सब कुछ होता रहता है, हमें तो कभी कभी लगता है कि आप फिरकी तो नहीं ले रहे हो। नहीं बॉस, मेरे पास हर चीज़ के प्रूफ रहते हैं, क्योंकि सीधे साधे बच्चे नहीं थे ना यार, हम सीधे साधे टेढ़े आदमी थे, और टेढ़े आदमी के साथ कहानियाँ तो होती हैं। बट ठीक है, टेढ़ा है तो क्या हुआ भाई, इसी टेढ़े ने रहे बहुत सारे आईपीएस आईएएस को रहे वो बनवाया है। लास्ट ईयर यूपीपीसीएस तहसीलदार में सिलेक्शन दिया हमने, काफ़ी सारे यार ऐसे तो रिकॉर्ड लिस्टेड है काफ़ी बड़े। और अब आगे चल के आप लोग में से होगा सिलेक्शन, जो हमारे रेगुलर स्टूडेंट्स हैं उनका, बस बने रहो आप लोग। अब गाइस डिसेबिलिटी से रिलेटेड देखो एक और आर्टिकल आया है जो कि काफ़ी अच्छा है। सो हम बात करेंगे इंक्लूसिविटी एंड एक्सेसिबिलिटी फॉर पर्सन विद डिसेबिलिटी के बारे में। तो देखो इंक्लूसिविटी क्या होती है, तो ये चीज़ तो आपको ऑलरेडी पता है, मैं बता ही चुका हूँ कि हर व्यक्ति को समान मौका देना चाहिए, चाहे उसकी फिजिकल या मेंटल कंडीशन जो भी, यानी कि सबको इंक्लूड करो। सो इस बात को समझने के लिए एक एग्जांपल लेते हैं। आपको पता है अभी आईसीसी वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप में इस बार लाइव ब्रॉडकास्ट के दौरान साइन लैंग्वेज इंटरप्रेटर्स का यूज किया गया, जो जिन लोग को सुनाई नहीं देता ना, तो वो देखकर साइन लैंग्वेज के थ्रू है वो पूरी चीज समझ सकें। और सेम इसी तरह का डिज्नी प्लस हॉटस्टार ने भी एक्सेसिबिलिटी फीचर्स को इंटीग्रेट किया, जैसे कि सबटाइटल और ऑडियो डिस्क्रिप्शंस, जो हियरिंग और विजुअल इंपेयर्ड लोग जो हैं उनके लिए काफी हेल्पफुल है। सो ये स्टेप एक स्पेशल दिन पर लिया गया, ग्लोबल एक्सेसिबिलिटी अवेयरनेस डे, और ये प्रयास एक मैसेज देता है कि एंटरटेनमेंट हर किसी का हक है। अब बात करते हैं लीगल फ्रेमवर्क की।
भारत में राइट्स ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट 2016 एक माइलस्टोन है जो पीडब्ल्यूडीज पर्सन विद डिसेबिलिटीज के लिए इंक्लूसिविटी को प्रमोट करता है, पर ग्राउंड रियलिटी कुछ और कहती है। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने भी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है डिसेबिलिटी को एक्यूरेटली रिप्रेजेंट करने और स्टीरियोटाइप्स को डिस्करेज करने में। लेकिन पब्लिक स्पेसेस और एंटरटेनमेंट की फील्ड में अभी भी एक्सेसिबिलिटी गैप्स हैं। आपने देखा होगा कई स्पोर्ट्स स्टेडियम, थिएटर्स और इवन स्कूल्स में बेसिक एक्सेसिबिलिटी इंफ्रास्ट्रक्चर मिसिंग है, जैसे कि रैम्स, टेक्टाइल पेविंग, राइट, और असिस्टिव डिवाइसेस, क्योंकि हर जगह व्हील चेयर्स तक अवेलेबल नहीं है ना। ये एक मेजर चैलेंज है। एजुकेशन और हेल्थ केयर सेक्टर में स्टेट गवर्नमेंट्स थोड़ा बेटर परफॉर्म कर रही हैं, पर प्राइवेट सेक्टर स्पेशली एंटरटेनमेंट अभी भी पीछे है। इंक्लूसिविटी को एक एडिशनल कॉस्ट के रूप में देखा जाता है, जो गलत सोच है। आपको टेक्नोलॉजी के रोल के बारे में जरूर पता होना चाहिए। आज के टाइम में सबटाइटल्स, ऑडियो डिस्क्रिप्शन और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल्स ने इंक्लूसिविटी को एक नए लेवल पर ले गए हैं। प्राइवेट कंपनीज को अब यह समझ आ रहा है कि पीडब्ल्यूडीज और उनकी फैमिलीज $1 बिलियन का मार्केट पोटेंशियल रखते हैं। इसी वजह से स्ट्रैटेजिक इन्वेस्टमेंट्स हो रही हैं। सिनेमा और मीडिया भी एक बड़ा रोल प्ले करता है इंक्लूसिविटी को नॉर्मलाइज करने में। मार्गरीता विद अ स्ट्रॉ और श्रीकांत जैसी मूवीज, श्रीकांत तो आपने देखी होगी यार, क्या बेहतरीन मूवी है। ऐसी मूवीज डिसेबिलिटीज को रियलिस्टिक और डिग्निफाइड तरीके से दिखाती हैं। इससे ना सिर्फ अवेयरनेस बढ़ती है बल्कि पब्लिक परसेप्शन भी इंप्रूव होता है। इंक्लूसिविटी चैरिटी नहीं, एक जरूरत है जो समाज को बैलेंस और स्ट्रांग बनाती है। तो क्या करना चाहिए? सबसे पहले स्पोर्ट्स, एंटरटेनमेंट और एजुकेशन सेक्टर में एक्सेसिबिलिटी पे ज्यादा इन्वेस्टमेंट की जरूरत है। पॉपुलर मीडिया में डिसेबिलिटीज के इंस्पायरिंग स्टोरीज दिखाना चाहिए, जिससे अवेयरनेस बढ़े और इंक्लूसिविटी का कल्चर डेवलप हो। सो गाइज, अगर हम एक ट्रूली इंक्लूसिव सोसाइटी चाहते हैं तो हमें मिलकर प्रयास करना होगा, चाहे वो पॉलिसी मेकर्स हो, प्राइवेट सेक्टर्स हो या आम लोग। ये सिर्फ एक सोशल कॉज नहीं, ये एक जरूरत है जो हर किसी को बिलोंग करने का एहसास दिलाती है। अब देखो, इससे रिलेटेड शॉर्ट नोट्स हैं। वैसे तो आपको पता ही है हर चीज के बारे में। आईसीसी वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप के बारे में आप एक एग्जांपल के तौर पर यूज कर सकते हो। डिज्नी प्लस हॉटस्टार का एक्सेसिबिलिटी फीचर का एग्जांपल आप दे सकते हो। राइट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट 2016 में सुप्रीम कोर्ट ने इंटरवेंशंस किए हैं काफी सारे, वो आप मेंशन कर सकते हो। बट अभी भी प्रॉब्लम्स है, जैसे कि पब्लिक स्पेसेस में इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी। प्राइवेट सेक्टर आज भी जो है वो ये सब फैसिलिटीज नहीं प्रोवाइड करा रहे, क्योंकि उसको लगता है कि ये फालतू का इन्वेस्टमेंट है। बट हमने देखा कि इसका पोटेंशियल $1 बिलियन के मार्केट के बराबर है। तो फिल्म्स के नाम आप मेंशन कर सकते हो इसमें। आप मेरे हिसाब से श्रीकांत मूवी मेंशन करना वो ज्यादा बेटर रहेगा। बस गाइज, यही था ओवरऑल टॉपिक। होपफुली आपको पूरी चीज अच्छे से क्रिस्टल क्लियर समझ में आई होगी। अब देखो, आर्टिकल का टाइटल है ब्रेकिंग बैरियर्स विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी। आपको पता है कि हमारे इंडियन पैरालंपिक्स ने 2024 के समर पैरालंपिक गेम्स में टोटल 29 मेडल्स जीते हैं। क्या बात है ना। तो ये सिर्फ उनकी मेहनत और डिटर्मिनेशन का प्रूफ नहीं है, बल्कि असिस्टिव टेक्नोलॉजीज का भी एक बड़ा रोल है। एथलीट्स जैसे कि शीतल देवी, सुमित अंटिल, शरद कुमार, इन्होंने एडवांस्ड प्रोस्थेटिक्स और मोबिलिटी डिवाइसेस का यूज करके अपनी कैपेबिलिटीज को नए लेवल तक ये ले गए हैं। ये हमें ये दिखाता है कि टेक्नोलॉजी से कैसे हर बैरियर तोड़ा जा सकता है। सिर्फ स्पोर्ट्स में ही नहीं, असिस्टिव टेक्नोलॉजीज एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट और डेली लाइफ में भी पीडब्ल्यूडीज को एम्पावर कर रही हैं। एग्जाम्पल के लिए इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने कुछ बहुत ही इनोवेटिव डिवाइसेस बनाई हैं, जैसे स्मार्ट केन। ये एक मोबिलिटी एड है जो विजुअली इंपेयर्ड लोगों के लिए स्पेशली बनाया गया है। एक है टाक क्रिएड, एक अफोर्डेबल डिजिटल टेक्स्ट रीडर जो विजुअली इंपेयर्ड के लिए टेक्स्ट को एक्सेसिबल बनाता है। ये डिवाइसेस IIT दिल्ली के कोलैबोरेशन से बनाई गई हैं और ये पीडब्ल्यूडीज को एक नई इंडिपेंडेंस और डिग्निटी प्रोवाइड कराती हैं। अब पॉलिसीज और फंडिंग की बात करते हैं तो असिस्टिव टेक्नोलॉजी को एक्सेसिबल बनाने के लिए गवर्नमेंट ने कुछ कदम उठाए, जैसे कि नेशनल लिस्ट ऑफ एसेंशियल असिस्टिव प्रोडक्ट्स।
इसके थ्रू असिस्टिव जो डिवाइस है, टेक्नोलॉजीज है, इसका स्टैंडर्डाइजेशन और एक्सेसिबिलिटी को इंप्रूव किया गया। BIRAC, सोशल अल्फा क्वेस्ट और अतवरन इंडिया एक्सेलरेटर ऐसे प्रोग्राम्स हैं और ये स्टार्टअप्स को फंड और मेंटरशिप देते हैं जो असिस्टिव टेक्नोलॉजी पर फोकस करते हैं और फ्यूचर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसी इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज PWD के लिए पर्सनलाइज सॉल्यूशंस डेवलप कर सकती हैं। और इंडिया का विकसित भारत 2047 का विजन इंक्लूसिविटी और एम्पावरमेंट को कोर डेवलपमेंट गोल्स के रूप में देखता है। लेकिन गाइस, एक बड़ा चैलेंज भी है। पूरे दुनिया भर में 90% जो PWDs है ना, उनके पास अभी भी असिस्टिव टेक्नोलॉजी की एक्सेसिबिलिटी नहीं है। इंडिया के केस में भी इनोवेशन और एक्सेसिबिलिटी के बीच का गैप कैसे ब्रिज करें, तो फंडिंग और हेल्थ केयर इंटीग्रेशन पर फोकस बढ़ाना होगा। अवेयरनेस कैंपेन जो है वो करने पड़ेंगे। तो ये असिस्टिव टेक्नोलॉजी जो है लोगों की लाइफ ट्रांसफॉर्म तो कर रही हैं, उन्हें उनके ड्रीम अचीव करने का मौका तो दे रही हैं, बट इसकी एक्सेसिबिलिटी एक बड़ी चैलेंज है। इंडियन पैरालंपियंस की सक्सेस एक परफेक्ट एग्जांपल है कि कैसे हम रेजिलियंस और टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट मतलब मिलकर बैरियर तोड़ सकते हैं। सो गाइज, ये GS पेपर के में एग्जांपल्स देने के हिसाब से बहुत बढ़िया है। शॉर्ट नोट्स में भी आप ये एग्जांपल मेंशन कर सकते हो, इंडियन एथलीट्स के एग्जांपल, राइट, और असिस्टिव टेक्नोलॉजी का क्या रोल है। एग्जांपल्स आप दे सकते हो स्मार्ट केन, टाक क्रिएट जैसी टेक्नोलॉजीज का जो अभी तैयार जो है वो की गई IIT दिल्ली के द्वारा। फिर आप ये पॉलिसीज बता सकते हो, सरकार की कुछ पॉलिसीज है जिसके थ्रू फंडिंग जो है वो प्रोवाइड की जा रही है स्टार्टअप्स को जो असिस्टिव टेक्नोलॉजीज बनाते हैं। और चैलेंज यही है कि आज भी 90% PWDs के पास पूरे दुनिया भर में असिस्टिव टेक्नोलॉजीज का एक्सेस नहीं है, राइट। तो ये चीजें आप जो है अपने नोट्स में लिख लीजिए। बस ये था गाइस टॉपिक। गाइस, इंडिया के 1 नेशन 1 सब्सक्रिप्शन प्लान के बारे में तो आपने पढ़ा ही है। अभी पिछले हफ्ते की ही न्यूज़ में हमने इस टॉपिक को जो है वो डिस्कस किया था, बट फिर से ये आर्टिकल के तौर पर हम लोग को जो है वो देखने को मिल रहा है। तो आइए डिस्कस करते हैं। पहले तो व्हाट इज 1 नेशन 1 सब्सक्रिप्शन प्लान। तो 1 नेशन 1 सब्सक्रिप्शन जो है, ये जिसको ONOS के नाम से भी हम लोग जानते हैं, रिसेंटली इंडियन गवर्नमेंट ने इस प्लान को अप्रूव किया है, जिसका मेन ऑब्जेक्टिव यह है कि स्कॉलरली जर्नल्स को सभी पब्लिक इंस्टीट्यूशंस के लिए एक्सेसिबल बनाना। सिंपल शब्दों में, जो लोग रिसर्चर्स अपनी स्टडी करते हैं, अपनी जर्नल पब्लिश करवाते हैं, उनकी रिसर्च पब्लिश कराते हैं, वो रिसर्च सब तक पहुंचनी चाहिए। तो इसके लिए 6,000 करोड़ रुपए का बजट एलोकेट किया गया है अगले 3 सालों के लिए। यह प्लान 30 मेजर पब्लिशर्स के आर्टिकल पर एक्सेस देगा बिना किसी एक्स्ट्रा चार्ज के। पहले जहां हर इंस्टीट्यूशन अपना सब्सक्रिप्शन कॉस्ट अलग अलग मैनेज करती थी, अब एक सेंट्रलाइज सब्सक्रिप्शन मॉडल इंप्लीमेंट होगा। क्या फीचर्स और क्या बेनिफिट है 1 नेशन 1 सब्सक्रिप्शन के, तो ये प्लान क्यों इंपॉर्टेंट है और इसका इंपैक्ट क्या होगा। सबसे पहली चीज तो ये इंश्योर करेगा कि स्टूडेंट्स, रिसर्चर्स और पब्लिक इंस्टीट्यूशंस के पास इक्वल एक्सेस हो। ये प्लान इंडिविजुअल लाइब्रेरी कंसोर्टिया को रिप्लेस करेगा और गवर्नमेंट पब्लिशर के साथ एक यूनिफाइड डील करेगा। मतलब कि अब अलग अलग इंस्टीट्यूशन को जो है वो अलग अलग सब्सक्रिप्शन नहीं देना है, अलग अलग मतलब कंसोर्टिया के माध्यम से, मतलब अलग अलग के लिए अलग प्लान नहीं बनेगा, एक सिंगल प्लान होगा जिसकी कॉस्ट सिंगल ही होगी। तो पहले जहां मल्टीपल सब्सक्रिप्शन होती थी, अब एक कंसोलिडेटेड मॉडल के जरिए इंस्टीट्यूशन के लिए ओवरऑल कॉस्ट रिड्यूस हो जाएगी। अब बात करते हैं कुछ चुनौतियों की जो 1 नेशन 1 सब्सक्रिप्शन के इंप्लीमेंटेशन के साथ आ सकती है। पहली चीज तो डिपेंडेंसी है वेस्टर्न पब्लिशर के ऊपर। इस प्लान के जरिए हम वेस्टर्न पब्लिशिंग हाउसेज पर और ज्यादा डिपेंड हो सकते हैं, जो कि सेल्फ रिलायंस यानी कि आत्मनिर्भरता के अगेंस्ट जाता है। दूसरा, आर्टिकल प्रोसेसिंग चार्जेस। सब्सक्रिप्शन कॉस्ट तो कम हो रही है, लेकिन आर्टिकल प्रोसेसिंग चार्जेस रिसर्चर्स के लिए एक नई समस्या बन सकती है और ये चार्जेस काफी हाई होते हैं। 1 नेशन 1 सब्सक्रिप्शन का एक इनडायरेक्ट इफेक्ट यह भी होगा कि हम इंडियन जर्नल्स और ओपन एक्सेस प्लेटफॉर्म को प्रमोट करना शायद भूल जाएंगे। इसमें यह भी हो सकता है कि फॉरेन वेस्टर्न रिसर्चर्स की ही स्टडी ज्यादा प्रमोट हो। अब इस प्लान को एक ग्लोबल पर्सपेक्टिव में समझते हैं। पूरे दुनिया भर में एक ट्रेंड चल रहा है
कि ओपन एक्सेस पब्लिशिंग होनी चाहिए, जिसमें रिसर्च पेपर को पब्लिकेशन के साथ ही फ्री एक्सेस मिलता है। कंट्रीज जैसे कि नीदरलैंड्स और जर्मनी ने ऐसे एग्रीमेंट नेगोशिएट किए हैं जो ओपन एक्सेस पे फोकस करते हैं, लेकिन इंडिया की ओपन एक्सेस इंफ्रास्ट्रक्चर अभी भी इंप्रूवमेंट की फेज में है। अगर वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन को सक्सेस बनाना है तो हमें अपने इंडियन प्लेटफॉर्म्स और जर्नल्स को मजबूत करना होगा। तो अब आखिरी और सबसे इंपॉर्टेंट बात, वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन को सक्सेसफुली इंप्लीमेंट करने के लिए क्या स्टेप्स लेने चाहिए। पहला, इंडियन रिसर्चर्स को ओपन एक्सेस प्लेटफॉर्म्स पर पब्लिश करने के लिए इंकरेज करना होगा, ताकि फॉरेन पब्लिशर्स पर रिलायंस कम हो, यानी कि उस पर डिपेंडेंसी कम हो। दूसरा, इंडिया के जो इंडिजीनियस यानी कि हमारे स्वदेशी जर्नल्स और प्लेटफॉर्म्स हैं उनको हमें मजबूत बनाना है, और इसको रेगुलेट करना और कॉपीराइट ट्रांसफर पॉलिसी को रिसर्चर्स के फेवर में लाना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। सो गाइस, वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन प्लान एक फ्यूचरिस्टिक इनिशिएटिव है जो रिसर्च को डेमोक्रेटाइज करेगा और नॉलेज को हर एक तक पहुंचाएगा, लेकिन इसके चैलेंजेस और इंप्लीमेंटेशन हर्डल को एड्रेस करना इक्वली जरूरी है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक था। तो अब देखो, शॉर्ट नोट्स के तौर पर आप मेंशन कर लो कि वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन का ऑब्जेक्टिव क्या है, कि स्कॉलरली जर्नल जो है वो पब्लिकेशन इंस्टीट्यूशंस के लिए एक्सेसिबल करवाना। बजट इसमें 6,000 करोड़ का लगा है 3 साल के लिए। बेनिफिट क्या है, तो एक्सेसिबिलिटी इंप्रूव होगी, सभी तक जो है वो रिसर्च की नॉलेज पहुंचेगी। सेंट्रलाइज नेगोशिएशन, यानी कि अब अलग अलग फीस नहीं भरनी है, अब एक सिंगल फीस होगी जिससे पैसा बचेगा। चैलेंजेस यही है कि हो सकता है कि वेस्टर्न पब्लिशर के ऊपर डिपेंडेंसी ज़्यादा हो, राइट। फिर इसका इम्पैक्ट हम लोग को इंडियन जनरल्स पर भी जो है वो देखने को मिल सकता है, और इसमें हम लोग को हाई एपीसी जो है वो देखने को मिलेगी। और एपीसी का जो है वो फुल फॉर्म आर्टिकल प्रोसेसिंग चार्जेस होता है, तो चाहो तो इसका फुल फॉर्म भी लिख ही लो, नहीं तो भूल जाओगे, आर्टिकल प्रोसेसिंग चार्जेस। फिर इसमें आगे की जो है वो चर्चा करें तो हम लोग को ओपन एक्सेस रिपोजिटरीज को जो है वो मजबूत बनाना है, यानी कि जो डॉक्यूमेंटेशन है वो सभी के लिए अवेलेबल हो, इस चीज़ पर कंटिन्यूअस काम करना है। और ये जो आर्टिकल पब्लिशिंग चार्जेस के इशू है उसको रिजॉल्व करना है, और हमारी इंडियन जर्नल्स को जो है वो ज़्यादा प्रमोट करना है। तो ये था गाइज ओवरऑल टॉपिक। होपफुली आपको पूरी चीज़ क्रिस्टल क्लियर समझ में आई होगी, हालांकि ये टॉपिक पहले भी हम कवर कर चुके हैं। सो गाइज, हम एक ऐसे बेसिकली थिंकर के बारे में बात करेंगे जिन्होंने ना सिर्फ कैपिटलिज्म का क्रिटिक दिया, यानी कि उसकी आलोचना करी, बल्कि एक ऑल्टरनेटिव मॉडल भी सजेस्ट किया। हम बात करेंगे पेरी जोसेफ की, और उनकी जो थ्योरी है, थ्योरी ऑफ म्यूचुअलिज्म, इसके बारे में। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और ये इनके बारे में अगर आप मेंशन करोगे अपने मेंस के आंसर में तो आपको मजा आएगा, और इवन आपसे एग्जामिनेशन में प्राउडहॉन्स थ्योरी ऑफ म्यूचुअलिज्म पूछा जा सकता है। तो सबसे पहले म्यूचुअलिज्म का मतलब समझते हैं। तो ये एक सोशियो इकोनॉमिक थ्योरी है, यानी कि सामाजिक आर्थिक थ्योरी है, जो वॉलेंट्री कॉपरेशन, मतलब कि आपस में लोग जो है वो कॉपरेट करें एक दूसरे के साथ, खुद से, खुद की इच्छा से, फोर्सफुली नहीं। दूसरा, रेसिप्रोसिटी, कि तुम मेरे लिए करो मैं तुम्हारे लिए करूंगा, ये चीज होती है ना। तो क्या वो रेसिप्रोसिटी होती है? नहीं। किसी को जो है वो आपने दे दिया तो फिर इस ऑब्जेक्टिव से नहीं कि वो भी तुम्हें देगा, राइट, कि मतलब आपने किसी की हेल्प करी तो इस ऑब्जेक्टिव से नहीं कि यार तुम्हारा फायदा होना चाहिए तब आप हेल्प करोगे, नहीं। जैसे होता है, मैं हमेशा सभी को बोलता हूं कि आपका अगर फ्रेंड आपसे अगर कोई पैसे उधार मांग रहा है, या कोई भी आपसे पैसे उधार मांग रहा है, तो हमेशा एक चीज दिमाग में ये रखना कि मैं उतने ही पैसे दूंगा या उतने ही पैसे दूंगी जिसको देकर मैं भूल जाऊं, या मुझे ये पैसे डूब भी जाए तो भी फर्क नहीं पड़ेगा, तभी हेल्प करना, वरना पैसे से रिलेटेड हेल्प मत करना, क्योंकि इसमें संबंध होते हैं खराब। तो कभी कोई आपसे हेल्प मांगे पैसों की तो उतनी ही देनी है जितना दे के आप भूल सको, बस। और दे दो और भूल जाओ कि यार दे दी, हटाओ, मतलब नहीं है। और अगर यहां आपने दिमाग में वो चीज रखी कि यार इससे पैसे वापस लेना है, इतने लेना है, तो बस गेम ओवर, फिर तो रिश्ते खराब, या तो फिर दो ही मत, है ना। तो वो कहानी होती है पूरी। और फेयर एक्सचेंज पर बेस्ड, कि अगर जो दो चीजों का एक्सचेंज भी हो रहा है तो फेयरली हो रहा है, ये खुद से हो रहा है, अंतरात्मा से हो रहा है। इसमें ना तो कैपिटलिज्म का एक्सप्लॉइटेशन है और ना ही सोशलिज्म का सेंट्रलाइजेशन। मतलब म्यूचुअलिज्म देखो नाम से आ रहा है, म्यूचुअल, कि दोनों की भावनाएं मिल रही हैं। सो
ये एक डिसेंट्रलाइज सिस्टम है जिसमें कम्युनिटीज रिसोर्सेज को इक्विटेबल तरीके से मैनेज करती हैं कि चलो ठीक है यार, घर में 5 रोटी बनी है और घर में जो है वो 6 सदस्य हैं, तो ऐसा कुछ करते हैं कि 6 का पेट भर जाए या 6 खा लें। तो सिंपल वर्ड्स में एक बैलेंस क्रिएट करने की कोशिश करते हैं इंडिविजुअल फ्रीडम और कलेक्टिव वेलबींग के बीच में। तो ये है थ्योरी ऑफ म्यूचुअलिज्म प्रौढौन की। अब देखो, प्रौढौन के अकॉर्डिंग प्रॉपर्टी इज थेफ्ट, लेकिन इसका मतलब क्या है? वो 2 टर्म्स को डिस्टिंग्विश करते हैं। पहला, प्रॉपर्टी, ये एक्सप्लॉइटेटिव ओनरशिप है जिसका यूज दूसरों को डोमिनेट करने के लिए होता है। मतलब ये मेरे पास है एग्जाम्पल, अगर एक लैंड ओनर सिर्फ रेंट कमा रहा है बिना खुद काम करे तो ये एक्सप्लॉइटेटिव है। ये बोल सकते हो ना आप कि वो खुद कुछ काम नहीं कर रहा बट वो रेंट उसको मिल रहा है, तो ये क्या हुआ? ये एक्सप्लॉइटेशन हुआ। बट एक्चुअल में मैं थोड़ा सा इस एग्जाम्पल से सहमत नहीं हूं। क्यों सहमत नहीं हूं? क्योंकि वो जमीन को खरीदने के लिए उसने मेहनत तो करी होगी ना पहले, और अब उसको रिजल्ट मिल रहा है एज अ रेंट के तौर पर, तो वो चीज एनीवेज। बट ये थ्योरी जो है और प्रौढौन जो है उनके अकॉर्डिंग प्रॉपर्टी इज थेफ्ट, प्रॉपर्टी एक चोरी है, इनका कहना ये है। और पोजेशन, ये लेजिटिमेट ओनरशिप है जो रिसोर्सेज का पर्सनल या कम्युनल यूज के लिए होती है। एग्जांपल, एक फार्मर की जमीन वो खुद कल्टीवेट करता है, राइट? जैसे एक व्यक्ति की खुद की शॉप, वो खुद उस पर बिजनेस कर रहा है, तो दैट इज ओके। बट एक व्यक्ति, अब यार नॉर्मल सी बात है ना, जिसकी अभी हैसियत नहीं है वो शॉप लेने की, तो ऑब्वियस ही बात है कि वो रेंट पे ले रहा है, तो कोई बुरा थोड़ी ना है। तो मेरे हिसाब से तो दोनों ही चीज मुझे ठीक लगती है। बट यहां पर ये प्रौढौन के अकॉर्डिंग कैपिटलिस्ट एक्यूमुलेशन और एक्सप्लॉइटेशन को कंडेम ये कर रहे हैं और फेयर एक्सेस को जो है वो ज्यादा सपोर्ट कर रहे हैं। ये बोल रहे हैं कि सबको इक्विटेबल एक्सेस मिलना चाहिए। अब सवाल उठता है कि म्यूचुअलिज्म कैसे काम करेगा। इसका इकोनॉमिक मॉडल कुछ इस तरह है। पहला, कोऑपरेटिव्स। हर इंडिविजुअल या कम्युनिटी अपनी इकोनॉमी को सेल्फ मैनेज करेंगी थ्रू कोऑपरेटिव्स, यानी कि ये फोकस कर रहे हैं आप कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाओ। फिर दूसरा, म्यूचुअल क्रेडिट सिस्टम। ये एक ऐसा सिस्टम है जिसमें लोन्स और क्रेडिट बिना इंटरेस्ट के दिए जाएं। जैसे किटी पार्टी होती है ना, उसमें आपने देखा होगा फैमिली करती है कि सब एक साथ मिलते हैं, इकट्ठा करते हैं, और जिसको एक एक मतलब पार्टी में एक एक की किटी जो है वो खुलती जाती है। और तीसरा, डिसेंट्रलाइजेशन। वेल्थ यानी कि पैसा और पावर डिसेंट्रलाइज होंगी, जिससे एक्सप्लॉइटेशन का स्कोप जो है वो कम होगा, यानी कि सबके हाथ में पावर ये चाह रहे हैं डिसीजन मेकिंग की। और ट्रांजैक्शन में रेसिप्रोसिटी इंश्योर की जाएगी। कहीं कोई ट्रांजैक्शन होता है तो उस ऑब्जेक्टिव से ना हो कि बाद में जो है वो इसका जिसने किया उसको बेनिफिट मिले। तो ये चीज है म्यूचुअलिज्म वर्सेस कैपिटलिज्म एंड सोशलिज्म। तो म्यूचुअलिज्म कैपिटलिज्म और सोशलिज्म दोनों को क्रिटिसाइज करता है। कैपिटलिज्म यानी कि इनइक्वालिटी और एक्सप्लॉइटेशन को प्रमोट करता है, और स्टेट सोशलिज्म पावर और रिसोर्सेज को सेंट्रलाइज करता है, जो ऑथोरिटेरियनिज्म को बढ़ावा देता है। तो प्रौढौन एक मिडिल ग्राउंड प्रपोज करते हैं जिसमें इंडिविजुअल फ्रीडम और कलेक्टिव वेलबींग बैलेंस हो, यानी कि ये बोल रहे हैं कि भाई हर एक चीज एक बैलेंस तरीके से होनी चाहिए। अब देखो यार, हर थ्योरी की तरह म्यूचुअलिज्म पर भी आलोचनाएं हुई हैं। इसके कुछ मेजर पॉइंट्स हैं, जैसे स्ट्रक्चरल इनइक्वालिटीज। आलोचक कहते हैं कि म्यूचुअलिज्म स्ट्रक्चरल इनइक्वालिटीज को प्रॉपरली एड्रेस नहीं करता। बात समझे? कि मतलब अब जैसे मैं ही आपको बता रहा था कि भाई जिसकी हैसियत नहीं है दुकान लेने की और वो बिजनेस शुरू करना चाहता है स्टार्टिंग जीरो से, तो रेंट ही लेगा ना। तो ये कहाँ से बैठा फिर म्यूचुअलिज्म का कंसेप्ट? तो उसके अकॉर्डिंग तो ये थ्योरी ऑफ म्यूचुअलिज्म जो प्रौढौन की है वो तो फिर वो हो गई, मतलब खारिज हो गई। दूसरा, फिजिबिलिटी। बड़े और कॉम्प्लेक्स सोसाइटी में वॉलंटरी कॉपरेशन कितना प्रैक्टिकल है, सोचो आप। आज की डेट में तो हर एक व्यक्ति जो है वो किसी के साथ संबंध भी बनाता है तो अपने सेल्फ इंटरेस्ट को सोच के। शादियां आजकल जो है वो हो रही हैं, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड आजकल बन रहे हैं कि वो कार वाला है या वो कार वाली है या वो प्रॉपर्टी वाली है, या तो उसका बाप देखो कितना अमीर है, राइट? ये सब चीजें चल रही हैं भाई आजकल। फिर कंपटीशन, क्या ये कैपिटलिस्ट मॉडल के साथ कंपीट कर पाएगा? नहीं कर पाएगा, क्योंकि कैपिटलिस्ट क्लास को कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, उसने कमा लिया पैसा बस। तो मेरी कितनी भी आलोचना कर लो, मुझे उससे मतलब नहीं, मैंने अपना गोल्स अचीव कर लिया, दैट्स इट। यही होता है ना कैपिटलिज्म में।
सो आज के टाइम में म्यूचुअलिज्म काफ़ी रेलिवेंट हो सकता है वैसे। अगर कॉपरेटिव्स की बात करें, ग्रास रूट ऑर्गेनाइजेशन की बात करें, तो यहाँ पर आप फॉलो कर सकते हो। बट अगर कॉम्प्लेक्स की बात करो, कंपटीशन की बात करो, तो मुश्किल है भाई। तो ये था गाइस ओवरऑल टॉपिक। देखो, इस प्रकार के आर्टिकल्स भी आते हैं जिसको लोग अक्सर मिस कर देते हैं, और आ जाएगा आपसे, ये एग्जाम में आ सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। आप जो है वो एथिक्स का पेपर भी पढ़ रहे हो, मतलब आपके एथिक्स का पेपर भी आपके पास सोशियोलॉजी भी आपको पढ़नी है, यानी कि सोसाइटी भी आपको पढ़नी है, तो क्यों नहीं पूछ सकते ये कि बताओ जरा थ्योरी ऑफ म्यूचुअलिज्म जो है वो अभी रिसेंटली न्यूज़ में दी, और या फिर न्यूज़ में नहीं भी, थ्योरी ऑफ म्यूचुअलिज्म जो है वो किसके द्वारा दी गई है, प्रपोंड किसके द्वारा की गई है, बताओ मुझे, आप ही लोग बता दो कमेंट बॉक्स पे लिखकर। अभी मैंने आपको बताया ना इस पूरी चीज़ के बारे में। अब देखो, शॉर्ट नोट्स में आप लिख लेना थ्योरी ऑफ ये म्यूचुअलिज्म, और उसका वो वाला नोट्स भी बना लेना। बाकी म्यूचुअलिज्म क्या है, कैपिटलिज्म का क्या क्रिटिक है, सोशलिज्म का क्या क्रिटिक है, और प्रॉपर्टी वर्सेस पोजीशन जो है वो क्या होता है, तो वो पूरी चीज़ मैंने आपके लिए यहाँ पर नोट्स में जो है वो मेंशन कर दी है आपके इजी के लिए। अब गाइज हम बात करेंगे एक ऐसे सिस्टम की जो इंडिया की डेवलपमेंट को फास्ट ट्रैक कर रहा है, प्रगति सिस्टम। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, पेपर 2 पेपर 3 दोनों के लिए। सो साथ ही आपके ऐसे पेपर के लिए भी काफ़ी हेल्प होगी इस टॉपिक में, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो प्रगति सिस्टम क्या है, सबसे पहले समझते हैं इसका फुल फॉर्म। फुल फॉर्म है प्रो एक्टिव गवर्नेंस एंड टाइमली इंप्लीमेंटेशन। 2015 में हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने इस सिस्टम को लॉन्च किया था, और इसका मेन ऑब्जेक्टिव है लार्ज स्केल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को मॉनिटर करना और फास्ट ट्रैक करना। लार्ज स्केल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोडक्ट्स, राइट, तो उसको मॉनिटर और फास्ट ट्रैक करना, यानी कि जितने भी ब्रिजेस बन रहे हैं, रोडवेज बन रही हैं, बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोडक्ट होते हैं ना, ये इंश्योर करना कि वो ये इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स जो है वो टाइम पर जो है वो कंप्लीट हो। तो ये एक कोलैबोरेटिव डिजिटल प्लेटफॉर्म है जो प्राइम मिनिस्टर ऑफिस, सेंट्रल मिनिस्ट्रीज और स्टेट गवर्नमेंट्स को एक साथ लेकर आता है। बेसिकली ये एक ब्रिज का काम करता है जो गवर्नेंस यानी कि शासन को और एफिशिएंट और ट्रांसपेरेंट बनाता है। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने प्रगति सिस्टम पर एक स्टडी करी और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हाईलाइट किए। 340 प्रोजेक्ट जिनकी वैल्यू 205 बिलियन यूएस डॉलर थी, उनको मॉनिटर किया गया। प्रगति ने ब्यूरोक्रेटिक डिलेस को काफी कम कर दिया और टीम इंडिया माइंडसेट को प्रमोट किया। लैंड एक्विजिशन और इंटर मिनिस्टेरियल कोऑर्डिनेशन जैसे कॉम्प्लेक्स इश्यूज को रिजॉल्व करने में यह सिस्टम सक्सेसफुल रहा है, क्योंकि भूमि अतिक्रमण के केसेस या फिर मिनिस्ट्रीज के बीच में कोऑर्डिनेशन नहीं बैठ रहा है। अब जैसे एग्जांपल ले लो ना यार, कि रोड बन गई, फिर आ गए भाई पानी की पाइपलाइन डालने वाले लोग, उनने बोला नहीं अब रोड तो खुदवानी पड़ेगी, पाइपलाइन डालनी है। तो ये क्या हो रहा है, मिनिस्ट्रीज के बीच में कोऑर्डिनेशन नहीं था, इसलिए ऐसी गड़बड़ें हुई और इससे नुकसान हुआ। तो मिनिस्ट्रीज के बीच में कोऑर्डिनेशन भी इससे काफी इंप्रूव हुआ है। आगे की जो है वो चर्चा करते हैं गाइस। आगे हम लोग को क्या चीज देखने को मिल रही है, तो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स का डायरेक्टली जीडीपी पर इंपैक्ट होता है, ये बात आप जानते ही हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक फाइनेंस एंड पॉलिसी की स्टडी के अकॉर्डिंग ₹1 जो इंफ्रास्ट्रक्चर में खर्च होता है उसका 2.5 से 3.5 गुना ज्यादा जीडीपी पर इंपैक्ट होता है। यानी कि आप ₹1 जो खर्च कर रहे हो किस पे, पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर पे, रोड बनाने में, तो कहीं ना कहीं 2.5 से 3.5 गुना ज्यादा उसका फायदा होगा जीडीपी ग्रोथ में। क्योंकि रोड बनेगी तो सिर्फ रोड नहीं बन रही है ना, लोगों को जॉब्स मिल रही है, ट्रांसपोर्टेशन ईजी हो रहा है, कनेक्टिविटी बढ़ रही है, ट्रेड स्मूथ हो रहा है, लॉजिस्टिक कॉस्ट जो है वो कम हो रही है, फायदा कहीं ना कहीं हो रहा है ना हर सेक्टर में। कम ऑन। तो प्रगति के थ्रू रोड्स, रेलवेज, वाटर, इलेक्ट्रिसिटी प्रोजेक्ट जल्दी कंप्लीट हुए हैं, जिसने मिलियंस ऑफ इंडियंस की क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव की है। और आज के टाइम में सस्टेनेबिलिटी काफी जरूरी है। प्रगति सिस्टम में एनवायरमेंटल क्लियरेंस को फास्ट ट्रैक करना और ग्रीन टेक्नोलॉजीज को अडॉप्ट करना एक प्रायोरिटी बन गया है। यह इंश्योर करता है कि डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स एनवायरमेंटली सस्टेनेबल हो और लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स प्रोवाइड कराते हैं। मुझे फटाक से कमेंट बॉक्स पर प्रगति का फुल फॉर्म बता दो, लिख दो एक बार फुल फॉर्म।
तो इस सिस्टम का एक यूनिक एस्पेक्ट है हॉलिस्टिक गवर्नेंस, अकाउंटेबिलिटी और एफिशिएंसी को बढ़ाता है और इंक्लूसिव डेवलपमेंट के लिए काम करता है। और कॉम्प्लेक्स गवर्नेंस चैलेंजेस को सिंप्लीफाई करने में प्रगति एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल टूल है। सो गाइस, सबसे पहली चीज तो प्रगति का फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए। 2015 में इसको लॉन्च किया गया था। अचीवमेंट यही है, 340 से भी ज्यादा प्रोजेक्ट इसने कंप्लीट किए हैं, मॉनिटर किए हैं और टाइम पे कंप्लीट करवाए हैं। और 250 बिलियन वर्थ की प्रोजेक्ट्स के मॉनिटर हुए हैं। और एक रुपए जब खर्च होता है इंफ्रास्ट्रक्चर पे तो 2.5 रुपए से 3.5 रुपए का रिटर्न जो है वो मिलता है। यानी कि इतना फायदा होता है जीडीपी का, 2.5 से 3.5 गुना ज्यादा। तो एनवायरमेंट पर फोकस भी इसका है, ग्रीन टेक्नोलॉजी एडॉप्शन पर और ये सब चीजें। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं और एग्जामिनेशन के लिए तो प्रगति इनिशिएटिव बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है सिविल सर्विसेज के लिए। ये तो एग्जाम में आएगा ही आएगा, तो इस पर आपको फोकस अपना अच्छे से बनाकर जो है वो रखना है। दैट्स इट। डीएनए एनालिसिस और उसके सोशल और एथिकल इंप्लीकेशंस के बारे में बात करेंगे। तो ये टॉपिक सिर्फ जीएस पेपर 2, 3, 4 के लिए नहीं बल्कि ऐसे के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है और आज की डेट में तो ये वाले टॉपिक बहुत ज्यादा एग्जामिनेशन में आ रहे हैं। तो डीएनए टेक्नोलॉजी ने साइंस और सोसाइटी के बीच एक नया डिबेट शुरू कर दिया। किसका? प्रिवेसी और एथिक्स का। एक रीसेंट केस का एग्जांपल लेते हैं। एक ऑर्गन डोनेशन के डीएनए टेस्ट में यह पता चला कि एक लेडी के हस्बैंड उसके बेटे के बायोलॉजिकल फादर नहीं है। समझ रहे हो? डीएनए टेस्ट जब सामने आ रहा है तो पता लग रहा है कि एक लड़की का जो सन है और उसका जो हस्बैंड है लड़की का, वो उस बेटे का जो है वो बायोलॉजिकल फादर नहीं है। इससे एक फैमिली सीक्रेट सामने आया। ये एक लेवरेट मैरिज का केस था। लेवरेट मैरिज स्पेल कर देता हूं मैं, LEVIRATE, लेवरेट मैरिज। ये एक कल्चरल ट्रेडिशन है जहां एक विधवा अपने हस्बैंड के भाई से शादी करती है फैमिली कंटिन्यूटी के लिए। ऐसे सीक्रेट्स जब सामने आते हैं तो प्रिवेसी और कल्चरल सेंसिटिविटी दोनों इंपैक्ट होती है। अब बात करते हैं डीएनए प्रोफाइलिंग के साइंटिफिक एस्पेक्ट्स की। डीएनए प्रोफाइलिंग में शॉर्ट टेंडम रिपीट्स यानी कि STRs इसका यूज होता है जो बायोलॉजिकल रिलेशनशिप को कंफर्म करते हैं। अगर पैटर्नल लीनिएज ट्रेस करनी हो तो Y क्रोमोसोमल मार्कर्स का भी यूज होता है। यह टेक्नोलॉजी काफी एक्यूरेट होती है पर यह अनइंटेंडेड सीक्रेट्स भी एक्सपोज कर सकती है। लेवरेट मैरिजेस की बात करें तो ये कुछ इंडियन कम्युनिटीज में हिस्टोरिकल प्रैक्टिस की हम देखने को मिलती है, हिस्टोरिकली प्रैक्टिस की गई है और इसका पर्पस था प्रॉपर्टी और लीनिएज कंटिन्यूटी को इंश्योर करना, यानी कि वंश को जो है वो आगे बढ़ाते रहना। पर जब डीएनए टेक्नोलॉजी के थ्रू ये प्रैक्टिसेस रिवील होती हैं तो कल्चर और साइंस के बीच कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट होता है और ये कॉन्फ्लिक्ट एक सेंसिटिव बैलेंस की डिमांड करता है। अब डीएनए एनालिसिस के साथ सबसे बड़ा चैलेंज है प्रिवेसी ब्रीच का। सोचिए अगर किसी फैमिली का प्राइवेट मैटर पब्लिक हो जाए तो कितना इमोशनल और सोशल इंपैक्ट हो सकता है। इसीलिए डीएनए टेक्नोलॉजी के लिए एथिकल गाइडलाइंस और स्ट्रिक्ट कानून होना बहुत जरूरी है। सो ये सारी प्रॉब्लम्स का सल्यूशन भी है। जेनेटिक प्रिवेसी को प्रोटेक्ट करने के लिए स्ट्रिक्ट कानून होने चाहिए। इन्फॉर्म्ड कंसेंट को डीएनए टेस्टिंग के हर स्टेज पर मैंडेटरी बनाना चाहिए। सहमति कि हाँ भाई कि मैं सहमति देता हूं या देती हूं कि इससे ये खुलासे हो सकते हैं मेरे जीवन के। इवन साइंटिस्ट और पॉलिसी मेकर्स को ऐसे कानून बनाने चाहिए जो साइंस और सोसाइटल नॉर्म्स के बीच बैलेंस करें। तो नोट्स आप बना सकते हो, जैसे डीएनए प्रोफाइलिंग में STRs और Y क्रोमोसोमल मार्कर्स का उपयोग करके बायोलॉजिकल रिलेशनशिप जो है वो ट्रेस किए जा सकते हैं, राइट। इस तरीके के नोट्स जो है वो आप तैयार कर सकते हो। जैसे लेवरेट मैरिज के बारे में मैंने आपको बताया, राइट, तो वो आप मेंशन कर सकते हो। फिर मैंने आपको एथिकल कंसर्न बताया कि क्या एथिकल कंसर्न्स हो सकते हैं, राइट, तो वो आप मेंशन जो है वो कर सकते हो, राइट। फिर सोल्यूशन भी मैंने आपको जो है वो दे दिया। बस दैट्स इट। इतने से बस ये 4 चीज़ों के नोट्स बनाओ, उससे ज़्यादा नोट्स बनाने की आवश्यकता नहीं है। सो गाइज, ये था हमारा लास्ट टॉपिक और कल की एनालिसिस में ईशा ठाकुर ने और श्वेता जोशी ने बिल्कुल आंसर्स जो है वो दिए हैं। इसी प्रकार से प्लीज़ आंसर जो है वो देते चलिए,
आगे बढ़ते चलिए और सिलेक्शन जो है वो हासिल करते चलिए। तो चलिए मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, हैव अ ग्रेट नाइट, जय हिंद।